यह कहानी केवल 1947 की नहीं है। यह कहानी उन घरों की है जो एक रात में पराये हो गए। यह कहानी उन परिवारों की है जिन्होंने अपनी जन्मभूमि छोड़ी, लेकिन अपने साथ अपनी मिट्टी, अपने संस्कार और अपनी स्मृतियां लेकर चले। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन स्वतंत्रता के उस सूर्योदय के साथ इतिहास ने ऐसा अंधकार भी देखा जिसकी पीड़ा आज भी करोड़ों परिवारों की स्मृतियों में जीवित है। देश का विभाजन हुआ, सीमाएं खींची गई, लेकिन वे रेखाएं केवल नक्शे पर नहीं खींची थी, वे लोगों के घरों के बीच खींची, परिवारों के बीच खींची, रिश्तों के बीच खींची और लाखों मनुष्यों के जीवन पर खिंच गई। लोगों को अपना घर, अपनी दुकान, अपनी जमीन, अपने मंदिर और अपनी वर्षों पुरानी स्मृतियां पीछे छोड़नी पड़ी। किसी ने पैदल यात्रा की, किसी ने बैलगाड़ी पकड़ी और किसी ने उन रेलगाड़ियों में सफर किया जिनका अगला पड़ाव उनकी अपनी मातृभूमि नहीं बल्कि एक अनजान शरण स्थली थी। नमस्कार, मैं हूं गुंजन नंदा। आज हम इतिहास की किताब का कोई सामान्य अध्याय पढ़ने नहीं आए हैं। आज हम उस इतिहास को सुनने आए हैं जिसे उन लोगों ने जिया था। हम उन आवाजों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे जो समय की धूल के नीचे दब गई लेकिन मिट नहीं पाई। विभाजन को समझने के लिए केवल आंकड़े पर्याप्त नहीं है, हमें उन आंखों में देखना होगा जिन्होंने अपने सामने अपना घर उजड़ते देखा। हमें उन लोगों को सुनना होगा जिन्होंने भय, विस्थापन, बिछड़ने और संघर्ष की उस पीड़ा को स्वयं सहा। भारत की सभ्यता ने सदैव मानवता, सह अस्तित्व और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, लेकिन इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि जब समाज में अविश्वास, राजनीतिक स्वार्थ, सांप्रदायिक तनाव और हिंसा बढ़ जाती है तो उसकी सबसे बड़ी कीमत सामान्य मनुष्य चुकाता है। विभाजन की विभीषिका हमें केवल अतीत नहीं बताती, वे हमें चेतावनी देती है। राष्ट्र केवल सीमाओं से नहीं बनता, राष्ट्र बनता है समाज की एकता से, परिवारों की सुरक्षा से, परस्पर विश्वास से और अपनी सभ्यता एवं इतिहास की स्मृति से। आज आवश्यकता है कि हम इतिहास को न भूलें और ना तो भूलें और ना ही उसे केवल राजनीतिक नारों में सीमित करें। हमें उसे तथ्यों के साथ समझना होगा। किन परिस्थितियों ने विभाजन को जन्म दिया, लाखों लोगों को अपना घर क्यों छोड़ना पड़ा, कितने परिवार बिछड़े, कितने लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया और सबसे महत्वपूर्ण, उस पीढ़ी के मन में आज भी वह स्मृति किस रूप में जीवित है। आज हमारे साथ एक नहीं बल्कि कई ऐसी आवाजें हैं जो इस इतिहास को किताबों से नहीं अपने अनुभव से जानती हैं। हम सुनेंगे उन प्रत्यक्षदर्शियों को जिन्होंने उस दौर की अपनी आंखों से देखा, उस भय और विस्थापन को महसूस किया और उन घटनाओं की स्मृतियों को दशकों तक अपने भीतर संजो कर रखा। हम जानेंगे उस समय वास्तव में क्या हुआ था, परिवारों पर क्या बीती थी, लोगों ने क्या खोया था, क्या बचा, उन्होंने अपनी जन्मभूमि से बिछड़ने का दर्द कैसे सहा और इतने वर्षों बाद भी वह पीड़ा उनकी स्मृतियों में किस रूप में जीवित है। इतिहास के पन्ने अक्सर राजाओं, नेताओं और समझौतों के नाम पर याद रखते हैं, लेकिन इतिहास की असली कीमत उन सामान्य लोगों ने चुकाई जिनके नाम शायद किसी किताब में दर्ज नहीं हुए। उनकी आवाजें इतिहास की अमूल्य धरोहर हैं। उनकी स्मृतियां केवल उनकी व्यक्तिगत कहानी नहीं है, वे हमारी सामूहिक स्मृति है। वे आने वाली पीढ़ियों के लिए चेतावनी है कि इतिहास को समझना आवश्यक है, क्योंकि जिस समाज को अपना इतिहास याद नहीं रहता वह अपने भविष्य की दिशा तय करने में कमजोर पड़ सकता है। हम किसी के प्रति घृणा पैदा करने के लिए यह इतिहास नहीं सुन रहे, हम सत्य को समझने के लिए सुन रहे हैं। हम पीड़ा को महसूस करने के लिए सुन रहे हैं। हम उन परिवारों के संघर्ष को सम्मान देने के लिए सुन रहे हैं जिन्होंने सब कुछ खोकर भी जीवन को फिर से खड़ा किया।
और हम यह याद रखने के लिए सुन रहे हैं कि स्वतंत्रता का मूल्य केवल उत्सव में नहीं बल्कि उन बलिदानों और विस्थापनों की स्मृति में भी छुपा है जिसे लाखों लोगों ने सहा। आज हम उन प्रत्यक्षदर्शियों से केवल ये नहीं पूछेंगे कि क्या हुआ था, हम उनसे पूछेंगे आप कहाँ थे, आपने क्या देखा, आपके परिवार पर क्या बीती, आपने क्या खोया, आपने क्या बचाया, उस समय आपके मन में क्या चल रहा था। और आज इतने वर्षों के बाद जब उस दौर को याद करते हैं तो आपके मन में सबसे पहले कौन सी तस्वीर आती है? क्योंकि कभी कभी इतिहास की सबसे सच्ची किताब कागज पर नहीं होती, वे किसी बुजुर्ग की आंखों में होती है, किसी कांपती हुई आवाज में होती है, किसी पुराने संदूक में रखी तस्वीर में होती है और उस मिट्टी की स्मृति में होती है जिसे इंसान छोड़ तो देता है लेकिन अपने हृदय से कभी छोड़ नहीं पाता। आज हम उन्हीं आवाजों को सुनेंगे, बिना अतिशयोक्ति, बिना कल्पना, बिना इतिहास को छुपाए, सिर्फ वही जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने सहा, जो उन्होंने खोया और जो आज भी उनकी स्मृति में जीवित है। तो आइए सुनते हैं विभाजन की विभीषिका के उन प्रत्यक्षदर्शियों की आंखों देखी कहानी, क्योंकि यह केवल इतिहास नहीं, यह हमारी स्मृति है, यह हमारी जिम्मेदारी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी भी है। नमस्कार। 1947 का वो साल जब 14 अगस्त को भारत का विभाजन हुआ था, एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। लाखों परिवार बेघर हो गए, माता बहनों की इज्जत लूट ली गई और कितने ही तबाह हुए। उस दुर्दान मतलब कि एक तरह भयावह स्थिति के जिन्होंने देखा है, सहा है, ऐसे श्री राज चावला जी आज हमारे साथ हैं। मैं बाबूजी के साथ आज बड़ा, इससे पहले हम लोग बैठे थे, चर्चा कर रहे थे। स्थिति कितनी भयावह थी आज हम उनके मुख से जानेंगे। तो बाबूजी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि जब ऐसी स्थिति बनी थी, आपकी आयु कितनी थी, आप क्या करते थे? मैं तो चौथी जमात में पढ़ता था और फादर साहब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और मैं आयु मेरी उस वक्त कोई 10-11 साल की होगी, 10 साल की होगी, 9-10 साल की होगी। तो मतलब आप समझदार हो चुके थे आपको? हाँ, मतलब जो बचपन में जैसे ऐसा पता लग रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बातें सुनते थे सारी और सब स्लोगन वगैरह भी उनके सुनते थे सारे, ऐसी बात नहीं है। तो जब ऐसी वैसे ये तो पहले जो है जो हालात खराब हो रहे थे वो तो कसूर में अभी इतनी नहीं हुई थी जो पहले लाहौर में हो रहे थे। लाहौर में तो मार्च से ही शुरू हो गया था गड़बड़, और उनका एक संगठन अपना एक चल रहा था जो एक बहुत मजबूत था, जो कि उनको सब कुछ पता होता था, हमें नहीं पता होता था। तो मतलब उनके जो षड्यंत्र थे वो अंदर खाने वो बिल्कुल वो अपना एक वो चल रहा था, मतलब ज्वालामुखी तरह से, और वो बड़े अच्छे तरीके से वो एक अंदरूनी चला रहे थे, जैसा कि किसी को भिनक भी नहीं होती थी कि भाई ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो जब आप स्कूल जाते थे तो स्कूल में क्या सुनते थे या आसपास के लोग क्या देखते थे, उसकी कुछ याद स्मरण आपके पास हो कुछ? स्कूल देखिए जी, उन दिनों में जब मार्च में पहले इम्तिहान हो जाते हैं, फिर उसके बाद उन दिनों में कुछ छुट्टियां भी थी बीच में, दूसरा गर्मियों की छुट्टियां कुछ हो गई थी, तो इसलिए स्कूल तो बहुत कम ही खुले उन दिनों में। और मैं तो वहाँ सनातन धर्म स्कूल में पढ़ता था, वो वहाँ मंदिर था, मंदिर का ही स्कूल था, वहाँ सनातन धर्म तो वहाँ ही मतलब पढ़ता था।
जैसे आपने बताया कि आप संघ से भी जुड़े हुए थे, आपके जो परिवार था पूरा संघी परिवार था। हाँ, संघ से वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि भाई क्या क्या हुआ जब 47 के दिन, ये जब 15 अगस्त के बाद मतलब हमारे साथ क्या क्या हुआ जी तो वो भी मैं अभी आपको चल के बताता हूँ सारा। अच्छा, हाँ, उस वक्त संघ के साथ जो है मतलब ज्यादा वहां जो चल रहा था ना लाहौर में, कसूर में, वो मूवमेंट जो थी वो सारी हिंदू मुसलमान की और अकाली का, अकाली जो है लाहौर वगैरह में तो अकालियों का ज्यादा ही शब्द बहुत था, अकालियों का और उनका मुस्लिम लीग का। अच्छा, तो उनकी दोनों के आपस में चलती थी काफी समय चलती। हाँ, तो लाहौर वगैरह में चल रही थी और उसके हालात को देखते हुए और मेरे पिताजी को जो है उन्होंने बताया, जो मुसलमान उनके चेले थे, कि भाई आप यहाँ से जाइए, मतलब अभी आप कुछ हालात खराब होने वाले हैं, जाइए, मतलब कि आपके हालात काफी खराब हो जाएंगे। अच्छा, उनको मतलब मुसलमानों को सब पता था। हाँ, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, और भी पता था। हाँ, ना, और हम जो आए, हम तो मतलब आए इसलिए चलो जी हम हरिद्वार का तीर्थ यात्रा कराएंगे तो ठीक रहेगा। अच्छा, 10-12 दिन लगा के आएंगे। तो वहाँ पे मतलब कि जब स्थिति देखी तो परिवार ने सोचा कि चलो हम मतलब मंदोट आ गए, क्योंकि वहां मेरी बहन वहां रहती थी, हमने कहा उसको भी साथ लेके जाएंगे हम। अच्छा, तो आप साधारण बात ये है कि एक तरह से आप हरिद्वार गंगा जी नहाने के बहाने आए हम, और फिर हम 10 अगस्त को वहां पहुंचे। अच्छा, मेरे पिताजी उन्होंने उन्होंने मोदी मिल वालों ने रोक लिया कि भाई बात यह है कि हमारे आप थोड़ा सा मेंटेनेंस करके जाइए, कुछ मिल की मेंटेनेंस करनी थी। जैसे उन्होंने वो काम ले लिया। पिताजी क्या करते थे? पिताजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे ना। अच्छा, तो वो मतलब उनका कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स थी, कुछ ये थी, कुछ मशीनें खराब थी, कुछ ये वो, तो वो उनको देखने के लिए उनको रोक लिया गया। मोदी मिल थी वहां पर? अब मोदी मिल लाहौर नहीं, लाहौर में नहीं, कसूर फिरोजपुर, सत्रह फ्लोर मिल, उसका काम लिया हुआ था मेरे पिताजी ने। अच्छा, और फिर जब पार्टीशन हुआ तो फिर उस वक्त क्योंकि वो फ्लोर मिल थी, अच्छा, तो वहाँ राशन वगैरह की बड़ी तंगी थी, मिलिट्री वगैरह को भी, तो फिर उन्होंने फादर साहब को जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा अभी थोड़ा ये काम आप करके तो फिर जाइए। तो पूछना चाहता हूँ कि जब जैसे आप निकल रहे थे, स्थिति खराब हो चुकी थी, हाँ, मान लो कि मारपीट सब हो रहा था, बिल्कुल का वातावरण था। हाँ, तो आप साधारण तो निकले नहीं होंगे, तो आप कैसे निकले वहां? नहीं, हम ट्रेन से आए और फिर हम चले गए वहां पर मंदोट। अच्छा, फिर वहां से फिर हमने आगे अब उधर पार्टीशन हो गया 14-15 अगस्त को। तो आपको मतलब कुछ परेशानी होगी जैसे मैं उस वक्त परेशानियां, उस 10 अगस्त को तो हमें कोई खास परेशानी नहीं हुई। अच्छा, लेकिन उसके बाद जो है जब ये हो गया 15 अगस्त का हुआ वाकया, तो 16-17 अगस्त की मेरे ख्याल है बात है, उन्हीं दिनों की बात है कि फादर साहब को पता चला कि मंदोट जो है वो नवाब का था, मतलब वहाँ नवाब होता था मुसलमान जो है, मतलब वहाँ का बादशाह समझिए जी। अच्छा, तो उनको पता चला कि भाई उन्होंने सब हिंदुओं को मार दिया है। अच्छा, वहां पर, और वहां पर वहां मतलब सब, क्या नाम था उसका आपका? नवाब मंदोट का, वो मैं अभी आपको याद करके बताता हूँ। वो बाद में मिनिस्टर भी रहा है वहाँ का। दूसरा वो मुस्लिम लीग का ही आदमी था। अच्छा, तो उसने जो वहाँ हिंदू थे जो सबको मार दिया? हाँ, मार दिया। ये मतलब उन्होंने सुना, मेरे फादर साहब डीसी के पास गए। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि मैंने ऐसा सुना है, तो अब आप पता करिए क्या बात है, मेरे बच्चे वहां है, सारे वहां हैं, तो क्या 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 करेंगे। उन्होंने कहा जी बात यह है कि इस वक्त हमारे पास कोई सोर्स नहीं है वहां जाने का, हालांकि वहां से 15-20 किलोमीटर ही है मंदोट फिरोजपुर से। अच्छा, मतलब हमारे पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है, हम नहीं आपकी कुछ भी हेल्प कर सकते। उन्होंने कहा फिर क्या किया जाए? उन्होंने कहा जी आप एक दिन करो, आप संघ वालों के पास चले जाओ। अच्छा, या आप
अकालियों के पास जाइए, जी हैं, तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो आपको पूरा बता सकते हैं क्या है क्या नहीं है। हाँ, मतलब वो उनको डीसी को ये भी नहीं पता था कि ममदौर की हालत क्या है। अच्छा, मतलब कि उनको विश्वास था कि जो संघ है, हाँ। संघ हेल्प कर सकता है, हाँ, मतलब कि जो उन्होंने- प्रशासन था उनको भी। मेरे फादर साहब जो है उन्होंने संघ का उनसे दफ्तर पूछा कहाँ है। मुझे आज भी याद है कि वो कहाँ पर है, कहाँ था उस वक्त। अच्छा, तो वो मतलब वहां पर जो है, वहां गए उनके पास कि भाई आप एक चीज करो, आप वहां बताओ क्या हालत है। कहते ये हालत का हमें पता नहीं है। उन्होंने बोला जी हमें पता करना है, आपको कैसे करें। उन्होंने कहा हमारे पास साधन ही नहीं है कोई जाने का है, मतलब घोड़े चलते हैं या ये चलते तंगा, मतलब वो ये। उन्होंने कहा जी बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, हम नहीं जा सकेंगे, तो आप कोई साधन का इंतजाम कर दीजिए। फादर साहब ने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ। उन्होंने फिर डीसी से बात की, क्योंकि उस वक्त फादर साहब की बड़ी चलती थी, क्योंकि मिलिट्री को राशन वगैरह देना था। तो वो ये उन्होंने कहा कि वो है डीसी का नाम क्या था? किसका? डीसी जो का, हाँ, डीसी का नाम जहां तक मेरा नाम अभी याद है शमशेर चंद था, कुछ ऐसा नाम था। ये अभी मैं पूरा नहीं कह सकता, लेकिन ये हो सकता है कि क्योंकि मुझे यही ख्याल है। मतलब हिंदू थे वो? हाँ वो हिंदू थे। आपकी उम्र है? आपकी उम्र कितनी? मेरी उम्र कितनी थी इस समय कितनी उम्र है? असल मेरी इस वक्त मेरी एज है 88 साल की। 88 साल। अच्छा ना 88 की। हाँ, जी 88 साल। तो 47 में आप 9-10 साल के थे जब? तो 9 साल का था। तो डीसी साहब ने फिर आगे आप बता रहे थे? फिर वो उनके पास गए बाबू जी। उन्होंने कहा जी कि भाई कहाँ इंतजाम करेंगे। फिर उन्होंने मिलिट्री को बोला, डीसी ने मिलिट्री से एक जीप लेके दी। अच्छा है, और वो जीप वो फिर दिया इनको संघ वाले लड़कों को। अच्छा तो है मैंने नहीं पता है जी वो याद मतलब। अच्छा, और वो फिर जो है वो फिर जीप जो है वो लेके दी। वो फिर लेके जीप वो ममदौर में आए 4 लड़के। मतलब अब जैसे आज वर्तमान में भी संघ पूरा कार्य करता है, सेवा कार्य, अन्य कार्य भी करता ये है। भी सेवा कार्य था। उस समय भी सेना के साथ मिलकर संघ कार्य कर रहा था। हाँ, बचाव के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने संघ ने उनको जीत दी। अच्छा, किनको? संघ वालों को, संघ को जीत दी। डीसी साहब ने दिलाई मिलिट्री की जीप। अच्छा, लेकिन उन्होंने मिलिट्री की जीप, वो फिर मिलिट्री जो है ना, वो मिलिट्री वालों की जीप लेके दी, लेकिन ड्राइवर वगैरह कोई नहीं मिला। अच्छा, फिर वो संघ वालों ने ही चला के वो जीप, वो सुबह फिर वो हमारे पास आए, शाम को आए। शाम की बात है, मैं वहीं था। शाम को आए वो, तो उन्होंने देखा, वहां से चले हो गए 1-2 बजे, तो वहां 4-5 3-4 बजे कौन कौन आए थे? जीप में 3-4 लड़के थे। आप थे उसमें? नहीं, मैं नहीं था। जीप पे लड़के आए, फिर आगे चल के बताता हूँ। वो आए तो उन्होंने, मेरे जो मामा थे उनका नाम राम सरन था। अच्छा, वो वहाँ के थे, क्या बोलते हैं जी उनको, मतलब वहाँ के प्रधान थे। अच्छा, मंदौर के, मतलब नवाब ने बना, और नवाब के साथ उनकी बड़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी उनकी। बल्कि नवाब के जितनी उनकी थी, ये मैं 19-20 तारीख की बात होगी, अगस्त की। अच्छा, तो उनका जितना सामान है, नवाब मंदौर ने अपना जितना सामान है वो सारा पाकिस्तान पहुंचाया। अच्छा, किस पर? वो तो हमने खुद जाते देखा ना, क्योंकि वो किस पर वो मतलब जो गड्ढे हम उनको बोलते थे, गड्ढे मतलब आगे बैल लगे होते थे, वो मतलब वो उन पर, उन बैलगाड़ियों पर उनको भेजा सारा सामान। कोई उनकी चीज एक भी यहाँ नहीं रखी, सारी की सारी वो पाकिस्तान ले गए। और उसमें जो हेल्प की वो हमारे मामा जी ने खास कर की, कि भाई इनको कोई किसी किस्म की तकलीफ ना हो। अच्छा, सारा सामान पहुंचाया।
मुसलमान होते हुए भी आप मदद की। हाँ मतलब बहुत ज्यादा मतलब एक समान मतलब एक कहते हैं ना कि एक कोई चीज रहेगी होगी, कोई एक पेंसिल रहेगी होगी, नहीं वो भी उनको भेज दिया। मतलब कि हिंदू हमेशा सहनशील रहा है, वो आगे आगे चल मतलब कि हिंदू चाहता है कि बस सब एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ काम करता है, पर तो हमेशा हिंदू के साथ धोखा हुआ है। हाँ। तो ये जो भारत जो विभाजन था, ये बहुत बड़ा हिंदू के साथ बहुत बड़ा धोखा था। तो हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। अच्छा। तो जी आगे। फिर उसके बाद वो चले गए वापस, सुबह शाम को आए। हाँ उसमें एक चीज था, हमारे साथ तीर रहता था, एक वो मरासी था वहाँ मुसलमान, मतलब होते ना एक बाल काटने वाले, वो ये हमारे हमारे हमारा मोहल्ला जो है, हमारा एक दूसरा वेड़ा जो हमारा मोहल्ला जो था नारमो का है, वो सारे मतलब जो हमारे नाम के था, तो वहां पर एक साथ एक मरासी रहता था। तो उन्होंने कहा जी कि जब वहां इसका कत्लेआम हो रहा है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। तो वो हमारे मामा जी ने उनको छुपा दिया। अच्छा है तो मतलब है कि वो बचा दिया जी, बचा दिया, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा फिर वो क्योंकि वो आपस में तय हो रही थी भाई, ये उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, और रात को बड़े लगते थे, तो वहां तो बड़े कत्लेआम हो रहा था, और वहां से लाशें आ रही थी। अच्छा किधर से लाहौर से गाड़ियां भर भर के आ रही थी, गाड़ियां मतलब जो रेलगाड़ी है, अच्छा, उसके ऊपर लाशें आ रही थी। तो आपने देखा है? मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ। अच्छा तो फिर वो उन्होंने उनको वापस भेज दिया, वो वापस चले गए, मतलब वो उसको बचा दिया। हाँ मतलब वो बाकी सारा कोई कुछ नहीं किया किसी को, तो वापस आ गए वहां पर। तो सर क्या नाम लेते हैं, वो जाके तो मेरे पिताजी को उन्होंने बता दिया वहां पर ठीक है, कोई ऐसी गड़बड़ नहीं है, आप मेरे को फिक्र न करिए, आपके बच्चे भी ठीक है। अच्छा। तो मेरे बाबू जी कहते हैं नहीं जी एक चीज है, मैं लाना चाहता हूँ यहाँ, क्योंकि बात यह है कि मैं जो है हमने जाना है हरिद्वार है। अच्छा। तो इसलिए हम उनको लेके आएंगे। अच्छा। तो बाबूजी वो पाकिस्तान में थे? नहीं जी ये फिरोजपुर में। फिरोजपुर में हम तो फिरोजपुर में फिरोजपुर में आ गए थे। हाँ। जब हम वो फिर ये फैसला उन्होंने किया जी कि हम सुबह जो है ना दोबारा चलेंगे उनको लेने के लिए। अच्छा। हमें लाने के लिए वो दोबारा आएंगे। अच्छा। वो दोबारा आए फिर। अच्छा। सुबह आए यहाँ पर, हम तैयार हो गए जाने के लिए। हम कोई 10 बजे का टाइम होगा, वो सुबह सुबह ही निकला है वहां, जहाँ 9 बजे पहुंच के मेरे पिताजी भी और वो भी आ गए। दो हाँ मेरे पिताजी थे, दो एक ड्राइवर था और एक वो और थे। अच्छा वो आए तो, लेकिन उस वक्त हालात ऐसे थे कि कुछ और कुछ अपने पास रखना पड़ता था उनको। अच्छा तो वो मैं 10 साल का था, फिर वो हम जीप में बैठ के चल पड़े। अच्छा उधर उस वक्त वो जब भी 2-3 जगह मैंने खुद देखा उनको कि भाई वो मस्जिदों में भी गए, उधर भी गए देखने के लिए भाई कौन है कहाँ है क्या नहीं है, कोई है तो नहीं। वहां से फिर आए वापस। अच्छा वहां से आगे हम जब सड़क पर पहुंचे, मेन पहले तो कच्ची थी ना, सड़क पर पहुंचे तो वहां एक काफला आ रहा था। अच्छा। मुसलमानों का काफला था, काफी लंबा था, हर फरलांग पर कोई एक गनमैन था। अच्छा। बलूची। अच्छा। वो जो काफला चल रहा था, वो काफला उधर से मोगे की तरफ से आ रहा था, और वो सतलुज जो है ना पुल पार करने के लिए आ रहे थे, मतलब पाकिस्तान जाने के लिए। अच्छा तो हथियार के साथ जा रहे थे मतलब हर कोई उनको मतलब कोई 1.5-2 मील तो हमने वो देखा काफला। अच्छा मतलब तो भारत से मुसलमान वो पाकिस्तान जाता। हाँ अच्छा जो, और क्योंकि जो सतलुज के रास्ते जाना था ना इन्होंने, सतलुज ब्रिज जो है जहाँ भगत सिंह जी की समाधि बनी हुई है, मतलब वहां से वो जाना था उनको है, और वहां से
मतलब हम जो है हमारा रास्ता वहां से हम मतलब 4-5 आधे 1 मील 1-2 किलोमीटर पर थे हम। अच्छा, और हम फिर एक दिन जब हमने वो देखा काफला जा रहा है तो उन्होंने कहा जी फिरोजपुर नहीं हम जाएंगे। हम मतलब गुरु साहब की तरफ जा रहे थे। मतलब गुरु साहब जो है हमारे स्वामी जी जो है वो गुरु साहब में थे। हमने कहा जी हमें वहां छोड़ दो, तो आप फिर बाद में फिरोजपुर निकल जाना। अच्छा, क्योंकि हमारे बहन जी ज्यादा मानते थे वो गुरु जी को, तो हम वहां पर जो है उधर निकले तो वहां रास्ते में ये काफला मिला हमें। अच्छा, तो इनके पास हैंड ग्रेनेड वगैरह थे। अच्छा, इन्होंने 1-2 फेंक नहीं, वो मिसफायर हो गए। अच्छा, मेरे फादर साहब ने इनको बड़ा मना किया। इन्होंने कहा जी हमने तो नहीं छोड़ना, हमने तो अभी इतना बड़ा काफला जाएगा, ये हमारा इतने सारे मार के आगे वो कर दिया, ये कर दिया। वो बड़े तैज में थे। अच्छा, हमारे फादर साहब ने कहा बच्चे साथ हैं तो ये नहीं, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं बात पड़ेगी। खैर वो मान उनके तो मतलब हमें उन्होंने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, अब हमारे पास है क्या, कुछ नहीं है, तुम करोगे क्या है? 1-2-4 करके फिर कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे पास है ही नहीं है, तो वो चले नहीं तुम्हारे ये। अच्छा, क्या फिर ये हमें गुरु साहब छोड़ दिया। अच्छा, फिर वो वापस फिर आए। अच्छा, लेकिन वो उस वक्त काफला जा चुका था पाकिस्तान। तो आप पाकिस्तान से भारत आए थे। हाँ, मतलब आप इसका इंतजार कर रहे थे कि स्थिति सुधर जाएगी, हम वापस चले जाएंगे। वापस चले जाएंगे। और वहां से जो है जो हमारा कसूर है, और ये था पंजाब में ना, कसूर से फिरोजपुर जो है मतलब कोई 15-20 मील था। उन दिनों में मील ही बोलते थे। अच्छा, रास्ते में जो है ना वो ये मतलब जो पुल होता है, जो ब्रिज है, वो वही था जहाँ मतलब इनकी समाधि है, भगत सिंह। तो आप विभाजन से पहले आ गए थे, तो कब आए थे, क्या तारीख को? हम 10 अगस्त को आए। 10 अगस्त को आप भारत के अंदर आ गए थे। और आप इसलिए आए थे कि बहुत खराब है और फिर वापस चले जाएंगे। और फिर उसके बाद जो कुछ मतलब देखा गया वहां पर, मतलब गाड़ियां कट के आई हैं। मतलब जो गाड़ियों में हमारे लोग आए हैं ना हिंदू वहां से वापस, तो उनको मतलब जिंदा नहीं आए, मार के भेजा उनको। मतलब 14 अगस्त को जब विभाजन हो गया उसके बाद, तो उसके बाद आपकी स्थिति कैसी थी कि भाई विभाजन हो गया? लेकिन विभाजन हमें तो पता था सब कुछ ठीक हो रहा है। जब गाड़ियां कट के हो रही थी, ये हो रहा था, फिर कौन वहां जाने की हिम्मत करता? ये हो गया तो मतलब अमृतसर में ये हो गया, यहाँ ये हो गया, चलो छुपो, वो करो रात को। अच्छा, और रात को जो है जब बड़े नहरे लगते थे, बहुत में तो थे ना हम। अच्छा, वहां बड़े आपस में लगते थे, स्लोगन होते थे रात को, भाई ये हम भी बोलते थे सनातन धर्म की जय, वो ये सारा दूसरा। और वो उधर से अकाली बोलते थे, जो बोले सो निहाल सतिका। मतलब आपस में रात को सोते नहीं थे। विभाजन से पहले वहाँ आपके साथ मतलब कि मुस्लिम लोग भी रहते थे, और उनके साथ कैसे संबंध थे आप लोगों के? देखिए जी, मुसलमानों के साथ मैंने आपको किया ना, वो तो संबंध अच्छे तरीके से। हिंदू तो सोचता था ये ठीक ही है सब कुछ। अच्छा, ये मतलब ऐसी कोई बात नहीं होगी, मतलब वो बात होगी क्या, वो हो ही नहीं, वो मतलब कोई फील ही नहीं कर सकता था मतलब कि ये ऐसा चीज होगा। लेकिन उनका आपस में बड़ा बनाया हुआ था। जो उन्होंने अब पता चलता है ना, जो उन्होंने कत्लेआम किया, वो क्यों किया? ताकि हम वापस ना जा सके। तो जैसे आपने मुस्लिम लीग का नाम लिया, तो वो सारा षड्यंत्र जो था, ये वो मुस्लिम लीग पूरे बैठ के करते सबको प्लानिंग पूरी योजना। और उनकी योजना जो थी, जो हमारे फादर साहब बोलते हैं, वो कोई किसी जगह लीक नहीं हो सकती थी। अच्छा, और जो हमारे में दूसरा कोई नहीं थी, लेकिन संघ पूरा काम कर रहा था, अकाली काम कर रहे थे। अच्छा, अगर पंजाब बचाया है तो जो वो मास्टर तारा सिंह और अकालियों की वजह से मतलब वो बच गया। मास्टर तारा सिंह कौन थे? मास्टर तारा सिंह अकालियों के लीडर थे ना। और बाद में फतेह सिंह आया ना। अच्छा,
पहले मास्टर तारा सिंह थे ना। तो अपने आप को मतलब कि हम लोग सुन रहे हैं, हमारी बोलती बंद हो रही है कि आप लोग, आपने तो बहुत सहा है, हम सुनते ही और मास्टर तारा सिंह ने जो है मुस्लिम लीग के साथ पूरा किया है, दूसरा मुकाबला किया था, ऐसी बात ही नहीं। तभी जो है वहां के जो कुछ हिंदू निकल आया है या कुछ निकल आया है, तभी रूप से कुछ ना कुछ ठीक हुआ है। और अगर ये नहीं तो ये पंजाब भी जो है, ये भी शायद आज पाकिस्तान होता, पाकिस्तान। हाँ, और उस वक्त पंजाब में अगर उधर से हिंदू निकल गए तो इधर से मुसलमान भी निकल गए थे। और मतलब है मेरे ख्याल में 54-55 तक तो कोई मुसलमान नहीं था हमारे फिरोजपुर में। अमृतसर में 2 थे, उनका नाम भी मैं बता दूं, मुसलमान थे, जिसने होटल खोला था 56 में खोला होगा, 55 में, हाँ 55 में मैं गया था, उस वक्त खुला था होटल उनका, एक मुसलमान का। एक चीज और मुझे जानना था कि जैसे आपने बताया कि ट्रेनें जो भेजी वो लाखों का ढेर था। अच्छा, और हमारे जो है, हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो अपने मेरे माता जी की चाची जो है, अच्छा है, वो तो उसने तो छलांग लगा दी, कहते हैं दरिया में। अच्छा, जो उसकी लड़की बिमला थी, शायद उनको वो उठा के ले गए, लेकिन वो कहते हैं छलांग मार दी नहीं, वो तो उठा के ले गए होंगे। अच्छा, वो जवान थी। अच्छा, और जो हमारे रिश्तेदार कई जो है वो मतलब वहां कन्वर्ट हो गए, जो लड़कियां थी आदमी मारे गए तो वो बदल गई थी थोड़ी। वो तो उनको मैंने काफी मतलब मार दिया, हमारे वो खुड़िया में उन्होंने कत्लेआम किया, तो फिर मतलब उसमें मार दिया, उनको मार दिया था पूरी फैमिली को। पूरी फैमिली। लेकिन वहां पर माता जी की ताया और एक ताई निकल आई, और मेरा छोटा भाई जो था मदन है, वो भी उन्हीं के पास ही रहता था, शुरू में छोटा सा था, तो मतलब उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था। जब वो मतलब कनक जब वो लाई बाबूजी ने अंदर दूसरा आने लगी। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री रमन चावला जी। आप श्री राज चावला जी के सुपुत्र हैं, तो ये भी परिवार में माता जी से या अन्य जो अपने माँ दादाजी मामा है, सब लोगों से जो संस्मरण सुन, हम इनका भी सुनेंगे, पहले बाबूजी से हम जो पूरा कर लेते हैं, फिर इनके संस्मरण सुनेंगे कि इन्होंने चर्चा के वक्त क्या क्या सुना। जी बाबूजी, तो आप बात कर रहे थे आगे। हाँ। तो पठान की बात कर रहे थे। हाँ, पठान ने फिर बॉबी ने भी आंसनी करके हमने तो रख लिया अपना सारा सामान, लेकिन बाद में जो है उन्होंने कब्जा किया होगा मकान में, अब क्या पता कितने। तो आपको कैसे लगा कि मतलब कि घर बार छूट गया, सब कुछ हो गया, और ऐसे मतलब आप जब भारत के अंदर आ गए थे और विभाजन हो चुका था, कत्लेआम, वहां से ट्रेनें, आप बताइए कि ट्रेनें पूरा कट के आ रही थी। बिल्कुल। तो आपको कैसा मतलब कैसा मतलब एक आघात लगा होगा, तो मतलब आपका क्या उसमें संस्मरण क्या है? जो हमारे पिताजी थे, जो हमारे हम, वो तो मतलब हमें हौसला ही देते थे कि भाई कोई बात नहीं, सब ठीक है, हर एक चीज ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो काम करके मेहनत करके अपना चला रहे थे सारा कुछ। लेकिन एक चीज है कि जो आपस में जो कहा सुनी होती थी ना, वो ये थे, सब लोग डरे हुए थे, और सब लोग अपना कई तो लोग रिवेंज लेने के लिए भी थे, भाई ये देखो ये बड़ा हो गया, ये तो मतलब ये नहीं। और रिवेंज मतलब फिरोजपुर में जो है उसमें कोई मुसलमान नहीं रहा, तो मारा नहीं, चले गए। तो मतलब कि एक तरह से जड़ से कटना एक मतलब बहुत बड़ा एक आघात होता है कि आदमी जहाँ मतलब अपना बचपन काट रहा है, परिवार भी लगा है, पूरा सेटल है, वहां से उखाड़ देना। वो जो है, वो मेरे माता जी जो है अपने मरते दम तक वो कहते थे एक दफा मैं अपने घर जाके जाने चाहती हूँ, मतलब एक दफा अपने घर जाके जाऊं मैं वहां ही अगर मरूं तो ज्यादा अच्छा। अभी आपने चर्चा में, अभी हम लोग पहले इस रिकॉर्डिंग से पहले हम बात कर रहे थे, आपने बताया था
कि आपको विश्वास ही नहीं हो रहा था, मगर कि पिताजी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम कभी न कभी 1 साल 2 साल में वहां चले जाएंगे? ना, साल 2 साल नहीं जी, हमें ये पता था कि 10-15 दिन जब ये ठीक हो जाएगा फिर आपस में गवर्नमेंट ही हम वापस अपने घर जाएंगे। वापस चले, मतलब कि आपको ऐसा विभाजन हो गया, आप विश्वास ही नहीं हुआ? अगर हमें ये पता होता कि भाई ये ऐसा विभाजन होना है कि हमने वापस नहीं जाना है, तो हम वहां से सामान निकाल के लाते हैं जी। तो एक तरह से आपको अब भी उम्मीद है कि अखंड होगा, मतलब आपको अब भी आस है क्या? नहीं जी, वो करना पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं है। मतलब कि जो उसके बगैर इतनी बड़ी बाउंड्री नहीं रह सकती है, और ये लोग असली जो है ये जरा बने हुए आखिर तो कन्वर्टेड हैं। जी जी हैं, और वापस अपने घर आना है जी जी। और हिंदू इनको बर्दाश्त कर देगा। अभी चाचा आपने बताया था कि एक तो जो नवाब था उसको शिफ्ट कराने में, उसकी हेल्प करने में हिंदू ने हेल्प करी। एक जो अपना सार्गिक था वो उसको लोग मारने वाले थे, उसको बचा लिया, अपने घर में छुपा के उसको कर दिया। तो हमारी दरिया दिली उसके बाद हम देख रहे हैं कि ट्रेनें कट के आ रही हैं, उसके बाद भी हम उसके बाद छोड़ रहे हैं। ट्रेनें कट के आ रही हैं, उसके वक्त जोश अपने लोगों में भी बहुत था, हर एक चीज था, लेकिन वो जोश नहीं था जो उनका, तो वो तो भाई हम इसके साथ छुटकारा। मतलब वहां पर भी हम लोगों ने मानवता दिखाई कि नहीं, मानवता सबसे बड़ी चीज होती है। बिल्कुल, मतलब उस कंडीशन में अगर कोई हमारा बच्चा जो है जवान खून खौलता भी था तो बुजुर्ग उसको संभाल देते थे भैया जी। तो बड़ा संस्मरण हमने बाबूजी का सुना है, तो इन्होंने तो बिल्कुल झेला है। हम लोग को तो सुनने में ही हमारे शब्द नहीं निकल रहे, हम लोग को बहुत ज्यादा आता है, और मतलब कि हमसे आवाज नहीं निकल रही है। तो आप भी जैसे परिवार में रहते थे, तो क्या होता है कि चर्चा होती है, संस्मरण होते हैं, बहुत सी चीजें आपको भी याद होंगी। तो आप ऐसी क्या बात है जो बाबूजी ने बताई है, साथ साथ क्या आप जोड़ सकते हैं, क्या क्या हुआ, थोड़ा सा आप भी बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा है कि जब हम, मेरे दादाजी दादी जी और नाना जी दादी जी चारों वहां से आए, पाकिस्तान से उनका समय आया। तो दादाजी का एक सीधा कहना था, और उन्होंने कहा था इन लोगों पे विश्वास नहीं करना। पहला विषय ये था उनका, विश्वास नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए विश्वास नहीं करना, ये कभी भी अपने नहीं हो सकते। क्योंकि ये जो इनके कोई सहनशीलता है ही नहीं, जब इनको मौका मिलेगा ये बख्शेंगे। जो उनका सीधा कहना था, यही नाना जी का कहना था, यही नानी जी का, क्योंकि वो झेला था ना, मतलब जी बिल्कुल। और झेलने के बाद जब माता जी से हम, मेरी दादी जी से जब प्रत्यक्ष बात किया करते थे, माता जी कहा करते थे, तो उनसे बात किए थे, वो सहमे हुए रहते थे। उनका कहने का, उनके वो एक्चुअली अडॉप्टेड थे, मतलब ये ताया जी के पास रहते होते थे। तो उधर उनके 2 भाई थे, उधर उन दोनों को मार दिया था। और उनकी जो लड़की है, जैसे बॉडी बता रहे हैं, फादर बता रहे हैं, तो उनको वो वहां शादी होगी नहीं, माता जी बताते थे, तो उस फैमिली के अंदर 12-13 लड़कियां को मार दिया था कि वो उनके हाथ में ना लगे। अच्छा, मतलब हाँ, परिवार के लोग खुद नहीं मार दिया, परिवार के लोगों ने मार दिया। तो वहां वो दोनों सरदार थे, जो मेरी दादी के जो वो भाई थे, वो दोनों सरदार थे। जी है, और मतलब उन्होंने सरदार को तो 2 सरदार थे, और वो दोनों क्या कहते हैं, और एक जो फैमिली नारंग फैमिली जो है, जो फौजी के, वो सहारनपुर आके चली गई पार्टीशन के बाद। 2 मामले डैडी के नहीं, वो नारंग जो है वो पहले, हाँ वो पहले वालों की, वो बाहर चले गए। ये भी आपस में रिलेशन है, क्योंकि मेरे दादाजी के जो पहली धर्मपत्नी थी उनका स्वर्गवास हुआ था, तो दूसरी जो थी वो हमारी माता जी ने बताया, एक तो ये था। दूसरा भी थे नानी जी जो बताते हैं, नानी जी तो नहीं बता पाए मेरे को नाना जी बताए, और उनके जो पिताजी थे, मतलब परनाना जी थे, वो भी एक दफा नाना जी के पास बैठे थे, तो बैठ के बात हो रही थी। तो उनका वहां पे काम था मीरपुर में, वो आरतीयों का काम था उनका, उधर आरती थे, बड़े आरती थे। तो वो बताते हैं कि जो वहां पे जो फैमिली लगी, या तो मर गई या तो मार दिया, तो मार दिया। अच्छा। और 3 दिन तक पहले उनको भूसे के अंदर औरतों को छुपा के रखा। अच्छा। और ये हकीकत बात बताते, जो उनकी बहनें थी या जो भी छुपा के रख, लेकिन बाद में मुसलमान उठा के ले गए।
अच्छा। और एक एक थे परिवार में ऐसी थी जिसने कूद दी है, जान दी अपनी जी। और जो निकल के आए उनमें उनके परिवार में भी 10-12 लोगों को मारे, क्योंकि सिर्फ फैमिलियां जो होती थी 12-12 15-15 बच्चों की फैमिलियां होती थी एक एक परिवार में जी, बहुत बड़ी बड़ी फैमिली होती थी। तो इस तरह से, और जो वहां से विभाजन के समय आए, दो तरह के विभाजन के समय आए। तो एक तो जो पंजाब की ओर से जो लाहौर साइड से आए वो तो आपके फिरोजपुर में बस गए, पंजाब में बस गए, या कानपुर साइड या इस साइड चले गए, कानपुर और इस साइड चले गए जो पंजाब साइड से आए। और जो आए मीरपुर और जो मुजफ्फरनगर जो आज पाकिस्तान के अंदर इलाका है, मीरपुर सियालकोट वगैरह इधर से जो लोग आए वो आपके जम्मू के अंदर बस गए। और जम्मू में जो जम्मू में आए उनके परिवार ज्यादा खराब, पहाड़ी इलाके में से निकल के आना था, तो वो परिवारों में बहुत ज्यादा संघर्ष उन्होंने किया। अच्छा। इधर इधर तो इक्वल हुआ, लेकिन वहां पे तो ज्यादातर मतलब जो हिंदुओं का ही, हिंदू या सरदार ही मरे इस एरिया में। जो मेरे को जो पिक्चर उस समय माता जी और नाना जी ने, नाना जी भी तोबा किया करते थे कि ये लोग जो है ये कभी भी अपने नहीं हो सकते। नाना जी वो बस हमारे को शिक्षा ही दिया करते थे। नाना जी भी पुराने, जो मेरे मामा जी थे वो भी विभाजन से पहले के थे, मौजी से बड़े थे। जो बड़े मामा जी सबसे बड़े, वो तो इनसे 4-5-6 साल बड़े हो गए पिताजी से। बड़ा इसका 10वीं-11वीं क्लास के विद्यार्थी उधर वो पढ़े थे ज्यादा, तो विभाजन हो गया। तो वो भी बताते हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कत्लेआम हुआ, और जितने भी फैमिली जम्मू में आई उनके परिवार में 2-2 4-4 लोग को मार दिया या मर गए, उनके हाथ नहीं लगा। जैसे बाबूजी ने बताया कि जैसे उनके सागे ने बताया कि आप चले जाओ, वो कुछ हो सकता है, उसने पूरी बात तो नहीं बताई, पर उसको पता था कि होने वाला, क्योंकि कोई अंदर सब मुसलमान लोग थे, वो अंदर खाने सब योजना बना रहे थे। इनकी तैयारी पूरी थी, जो मौजी हमारे बताते हैं। और वो कहते थे अंदर अंदर की तैयारी पूरी थी, क्योंकि 2 महीने पहले जैसे माता जी को ये कह रहे थे, दादी जी को कह रहे थे कि आप जो है जो अनाज आए हमारे यहाँ छोड़ दो, और ये बता दो कौन कौन सा स्थान है जहाँ पर स्थान है जहाँ पे आपने पैसा दबाया। तो उनको पता था कि पैसा बहुत है इनके पास, क्योंकि हमारे परदादा जी जो दादाजी के जो पिताजी थे वो जगीरदार थे। वो मतलब कि ब्याज पे भी काम करते थे, जमींदार खूब जमीनें बहुत थी, तो उनको पता था ये बहुत पैसे वाले हैं। तो वो उनको कहते थे कि जो कुछ सामान है वो हमारे पास छोड़ दो आप, दादी जी के पास। और वो दूसरा क्या है कि आप जा रहे हो तो लड़की जो है, लड़कियों को यही छोड़ जाओ, अब आपने जाके करना क्या, आप निकल तो पाओगे नहीं। तो उनका बार बार वो इस तरह का माहौल बना डिक्लेरेट कर रहे थे। 2-2.5 महीने पहले से चर्चाएं चलनी शुरू हो गई थी, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है वो बिल्कुल ही अगेंस्ट हुई थी हमारे। और संख्या हमारी अच्छी थी, अगर हम घबराते नहीं डरते नहीं तो आज पाकिस्तान हमारे हाथ से जाता नहीं। अच्छा। हमारे का विभाजन कर दिया बस। अच्छा। नेहरू और जिन्ना नहीं तो मिलिट्री पूछ रहे थे ना कि मिलिट्री ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮਿਲਿਟਰੀ ਉਸਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ जो रेजिमेंट जो थी, जो यहाँ पे मिलिट्री थी, वो भारत में जो विभाजन में वो सरदार और सिख रेजिमेंट थे, उसमें मुसलमान नहीं थे। अच्छा। तो जो बलूची जो आए थे वो उन्होंने भेजे थे उनकी प्रोटेक्शन के लिए, कि जो यहाँ से जो मुस्लिम पलायन कर रहे होंगे उनकी प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने भेजे थे वहां पे। और अकाली जो थे वो कोई फौज नहीं थी, अकाली हो गए जो गुरुद्वारे में सरदार रहते थे, जो निहंग थे, निहंगों ने ये हिंदुओं को बचा के यहाँ, हिंदू या सिखों। तो ऐसा कोई ऐसी घटना आप बता सकते हैं कि वो आज भी एक तरह से ना आपको झकझोर देती है? अगर बौजी आपको ज्यादा करके बौजी का एक चीज था, वो जो फादर है वो बताएंगे कि इतनी गरीबी आ गई थी कि ये अगर पूरा परिवार बैठता था तो एक टाइम खाने के लिए आता था, उसको चटनी के साथ खाते थे, उसको चटनी पुलाव कहते थे। उसके बारे में बौजी बताएंगे। जी हाँ, मतलब जब आप भारत के अंदर आ गए थे, वो तो हमारा जब हम कश्मीर पे चले गए, जी तो फिर हम 55 में कश्मीर चले गए। जी। तो वहां पर जब काम कर रहे थे तो गाँव में ये होता है, तो मतलब है कि अब मतलब इतनी इनकम नहीं थी,
कि जितना कि हम रोटी पूरी अच्छे तरीके से खा सकें। हैं, हमारे माता जी ने प्याज कूटना, बीच में नमक डालना है, और नमक डाल के कूट के चटनी में डाल देनी। तो भाई मैंने पूछा माता जी क्या बनाया, आज चटन पुलाव बनाया। मतलब 1 पाव अगर हम घी लाते थे ना, है, तो समझ लो वो हम 1 महीना पूरा निकाल लेते थे। ऐसा चलता था। और एक टी शर्ट होती थी, बॉडी बताते हैं कि ये चले गए उधर, क्योंकि यहाँ पे भी सेटल नहीं हो पाए, कश्मीर चले गए, तो एक टी शर्ट नहीं होती थी। और 4 भाई बहन, बॉडी सबसे बड़े थे, तो 8 साल की उम्र में सबसे बड़े थे, सबको संभालना होता था। और अकेले जो बॉडी काम भी करे, ये भी छोटी सी उम्र में 12-13 साल की उम्र, 14 साल की उम्र में काम में। मैं 10वीं पास कर दी थी। जैसा मैं जानता हूँ, 10वीं की तो जैसे मैं भी आपको काफी समय से जानता हूँ, तो अभी आप बता रहे हो आप शून्य से आप एक उद्योगपति बने हैं, तो शून्य से उद्योगपति आप बने हो, तो मतलब उसका मतलब संघर्ष, वो संघर्ष से, और वो एक चीज था, वो असली एक चीज है, ये संघ की देन है। अच्छा, जो हमें मेहनत करना सिखाया है। जी जी, आपने बताया भी था कि जब आप निकल लेते तो जीप डीसी साहब ने दिलवाई, सेना की जीप दिलवाई, वो संघ के स्वयं जीप दिलाई, आपको वो निकाला वहां से भी संघ ने हेल्प की। और आज भी जो है, जो हमें फिजिकल दिया है, मैं आपको कहूँगा वो भी संघ की देन है। ये मतलब ये कहते हैं फिजिकल और मेंटली सारी संघ की देन है। और आज अगर चल रहे हैं ना, मैं आपको बताऊंगा, जो मेरी इतनी एज है और इतनी आज मैं काम करता हूँ, ये संघ की। तो जैसे आप बताओ, आज आप भी शाखा जाते हैं, आप आज भी शाखा जाते हैं? शाखा में जाना होता है। तो एक विषय और बताता हूँ जी जी, जो दोनों उदाहरण आपको बताता हूँ। जब हमारे ग्रैंडफादर आए और मौली आए कश्मीर, जब अलग हुए, तो 1-2 शिक्षा इन्होंने दी। इन्होंने गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं दी। इन्होंने कहा अगर हमने हेल्प ले ली तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते, हम आगे हाथ फैला के चलेंगे, जो मेहनत करेंगे हम अपने पैरों पर खुद खड़े होंगे। जब हम पाकिस्तान से हम आए हैं, जी, जब उधर से आए हैं, जी, तो हमने कोई उसका कोई लोगों ने लिया ना एजाना वगैरह, कोई मुआवजा वगैरह नहीं लिया। हम कश्मीर से आए हैं, हमने नाम मेरा रजिस्टर में चढ़ा हुआ है, जी, लेकिन मैंने कोई पैसा नहीं लिया। हालांकि हर कश्मीरी को आज भी 2-3 हज़ार का पर मिलता है आदमी को, दुकानें में मिलता है, और भी मिलता है, लेकिन हमने नहीं लिया। हमने कहा, बल्कि मुझे जो है, मुझे कहा गया था कि भाई आप उधर एक खोखा ले लो, आप दे देते हैं। मैंने मेरे पास है, किसी जिसको ढूंढते उसको दो। जी बिल्कुल। तो बहुत आपकी हमने बहुत कहानी सुनी, तो आज की जो युवा पीढ़ी है, हाँ, उसके लिए ये आप उसको आप क्या संदेश देना चाहते हो? आपका आज की जो चर्चा का सार क्या है? ये ऐसा है जी कि हमें जो है, हमें जो ये हुआ है, ये तो बहुत बुरा हो गया है, लेकिन अब एक चीज है, घर तो अपना है, हम अपने घर को तो नहीं जलाना चाहेंगे। वो जो आए हैं वो किराएदार, वो जो बाहर से आए हैं वो किराएदार थे, वो उन्होंने कुछ को हमारे आदमी को कन्वर्ट भी कर दिया, हमारे खून को कन्वर्ट किया है, जी, उनको वापस अपने घर लाना है, जी, और अपने आप को अपने ठीक करना है, और ये जो बाउंड्री है इसको खत्म करना। मतलब अखंड भारत कहाँ से कहाँ तक है? अखंड भारत ये नहीं है। अखंड भारत जो है वो शतल वर्ग से लेके हमारा यहाँ तक है, हमारे जी, जो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ईरान का एक मौलवी ने बताया मुझे, जी, कि भाई जो आपका भारत, जो हमारा हिंदुस्तान था, वो 1925 में क्या नक्शा था, जी, 1925 में नक्शा जो है वो हमारा ईरान और इराक की जहाँ हमारी साथ लगती है, शतल को बोलते हैं, मुझे अभी तक याद है, उनकी किताबों में लिखा हुआ है, जी, ईरान की किताबों में लिखा हुआ है, वहां से लेके हिमालय तक जो है, जी, वो बुरा विभाजन हुआ है, ये गलत हुआ है। इसमें गलती जो है, मैं ये समझता हूँ कि हमारे लीडरों की है। जी बिल्कुल। लाज कृष्ण गांधी
पूर्व विधायक हूँ मैं, और जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना तो मैं 4.5 साल का था। घटनाएं ऐसी हैं जो ज़िंदगी में कभी भूलने वाली नहीं है। जैसा कि शुरुआत हो गई थी, हमारे पिताजी आर्य समाजी थे और बहुत सक्रिय थे, तो उन्होंने सब लोगों को कहा भाई बंटवारा होने वाला है, अब हमें यहाँ से चल देना चाहिए। योजना ऊपर से ही थी, लेकिन कोई आगे चलने के लिए तैयार नहीं था, तो हमारे पिताजी ने लोगों को तैयार किया। हम लोगों ने वहाँ पैदल चलना शुरू कर दिया। हम पैदल चले और घटनाएं बीच में इस प्रकार की हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे कि हम पैदल चल रहे थे, कोई बीमार हो जाता था, कुछ होता, कोई दवाई वाई कोई साधन था ही नहीं, ना खाने का, ना पीने का, ना इसका ना उसका, कोई साधन नहीं था। हुआ ये कि चलते चलते मैं थोड़ा कई बार आदमी डिस्टर्ब हो जाते हैं। चलते चलते हम मन में ख्याल आया कि कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे कमाएंगे, क्या करेंगे। पिताजी के पास 5-7 लेडीज़ सूट थे। बड़े जो चद्दरें वगैरह थी वो तो हमारी माताजी ने अपने सिर पर रख ली थी लाने के लिए, चद्दर बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए कि रात को जरूरत पड़ती है। और कपड़े इन्हें दे दिए थे। इन्होंने कहा मेरे से ये कपड़े नहीं उठाए जाते। कपड़े भी रास्ते में उन्होंने बांट दिए और कपड़ा भी अपने पास रखा कि कहीं एक जोड़ा पहन रखा है, तब 2-2, 3-3 दिन तक आदमी पहने रखता था, धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एक जोड़ा और रख के बाकी सारे कपड़े वहाँ कपड़े भी रास्ते में ही दे दिए। हमने देखा कि नदियों के अंदर लाशें तैरती हुई आ रही थी, लाशें तैरती। 1-2 जगह तो इतना विभत्स दृश्य देखा कि वो जो होता है जिस बर्छा लगा हुआ उस पर बालक के पेट में से विषय के और ऐसे 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 कर रखा है, यहाँ तक कि इस तरह की व्यवहार हुए। हमारे साथ भी ऐसा हुआ। हमें पता लगा कि अब हमारे पे हमला होने वाला है, तो हम बराबर में खेत था इसका लौकी का, हम खेतों में सो गए, सांस रोक के पड़ गए सारे और अपनी जान बचाई। ये जो तनेजा परिवार है, तनेजा जो है, ये तो लौकी खाते नहीं कि लौकी ने हमारी जान बचाई है। वो लौकी नहीं, कई परिवार लौकी का प्रयोग नहीं करते कि हमारी लौकी ने जान बचाई है। इस प्रकार से हम पैदल चलते चलते पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए। पाकिस्तान में आप किस जगह? लाहौर में थे। लाहौर के ग्रामीण क्षेत्र में पत्तों की जो वहाँ पे लोग थे उनका व्यवहार आपके साथ? पहले तो बहुत ठीक था, लेकिन बाद में व्यवहार उनका ठीक नहीं रहा। जैसा कि उसका एक उदाहरण भी है कि हमारी नानी जो थी वो चल नहीं सकती थी, बहुत बुजुर्ग थी, तो उन्हें छोड़ के आ गए। चल नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, क्या करते। हम अभी 50 कदम भी नहीं चले होंगे, हमें सूचना मिल गई कि उनका कत्ल कर दिया गया है। उन्होंने कोई छोड़ा नहीं, जो भी देखते थे मार देते थे, छोड़ते नहीं थे। तो इस प्रकार से सब चीज़ गवाकर केवल 3 कपड़े जो पहन रखे थे वो ही लेकर यहाँ पर आए हैं। और यहाँ आकर कैसे हमने गुजर बसर किया है ये केवल भगवान जानता है या हम जानते हैं। हुआ ये कि पिताजी थोड़ा सोना बांध के लाए थे, तो सोना बेचा। सोना लगभग 50 तोले सोना बेचा, 800-900 रुपये का, 15 रुपये 20 रुपये तोले थे। और वो पैसे लेकर अमृतसर चले गए। अमृतसर से कपड़ा लाया और कपड़ा यहाँ बेचना शुरू कर दिया। इस प्रकार से हमने यहाँ पे काम शुरू किया। बोलो बाबू। पाकिस्तान में छोटी उम्र में थे, उस टाइम जब वहाँ चले तो गोद में थे, इतना ज्ञान नहीं था इसमें कहाँ चलना है, कहाँ क्या करना है। हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो हमें गाइड कर रहे थे, बुद्धि में उठा के लिया यहाँ की परिस्थिति के अनुसार ही उन्होंने हमें गाइड किया, समझाया कि कैसे हालात थे हमारे साथ, क्या क्या हमारे साथ गुजरी। रास्ते में ब्रेक लेते रहे हम, जहाँ हमारे रिलेशन थे। लाहौर में थे पहले, वहाँ रुके,
और हालात के मुताबिक हमें कई साल पहले ही हमारे यहाँ जो अर्ज़ का काम था, तम्बाकू बनता था, तो तम्बाकू की कुटाई वगैरह लेडीज़ और जेंट्स दोनों करते थे। कम से कम 10-12 आदमी हमारे यहाँ काम करते थे। उसमें लेडीज़ एक बड़ी एडवांस थी, उसको इस चीज़ का ज्ञान था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने वाला है। तो उन्होंने हमें गाइड करके ये समझा दिया था कि आपने यहाँ छोड़ देना है, और हमें इस चीज़ को ज्ञान है कि आप छोड़ के जाएंगे ही तो हमें ही दे दें सब कुछ, लेकिन हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं था। जब हरवांग हुआ उससे पहले ही ज़िला लाहौर के अंदर हमारे मामा जी थे, उन्होंने हमें गाइड किया। वो यहाँ बॉम्बे आ गए कि भाई यहाँ छोड़ जाओ और यहाँ से निकल जाओ आप पहले ही। लगभग 6 महीने पहले हमारे जो बुज़ुर्ग थे दादाजी, वो इधर मुजफ्फरनगर के अंदर गुड़ लेने आते थे। हमारे अर्ज़ का काम था ना, तो गुड़ लेने आते थे इधर, तो उन्हें भी इस चीज़ का ज्ञान था। लेकिन हालात उस टाइम इतने बिगड़े नहीं थे। 47 के बाद जब बिगड़े, उस टाइम हम जब निकले तो वहाँ से ब्रेक लेते लेते यहाँ आके पहुँचे सहारनपुर के अंदर। रास्ते में रुकते आए, क्या हालात थे। अब ये तो वक्त के मुताबिक है, सामान क्या लाना ये ना पूछो, कुछ भी नहीं लाए हम वहाँ से। यहाँ आके क्या करा, बस हालात बदलाए, क्या क्या नहीं करा। जब बड़े हुए तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे हमें समझाते चले गए भाई क्या हालात थे वहाँ से, क्या नहीं। आज जो आपके मोबाइल के अंदर, टीवी के अंदर, अखबार के अंदर जो हालात शो कर रहे हैं, वही हालात थे उस टाइम। पूरी गाड़ी काट देते थे बिल्कुल, हमारे जो बुज़ुर्ग कहते हैं। उसी के आधार पे यहाँ तक पहुँचे, और यहाँ आपके सामने ही जो हालात हैं उसके मुताबिक यहाँ बैठे हुए हैं, अपना वक्त गुजार रहे हैं। पाकिस्तान में जब भाई थे बाबूजी आप वहाँ पे, जिला तो लाहौर, आप- तहसील चूड़ियाँ, जैसे यहाँ सरसावा या जगाधरी। एक बार दोबारा आप बता दोगे कौन सा पाकिस्तान में किस जगह? पाकिस्तान में जिला लाहौर, तहसील चूड़ियाँ, वहाँ हमारे तम्बाकू का अर्ज़ का दुकान था, कंगन वाली गली में। अब इच्छा है जाने की, अगर मोदी ने चाहा तो। और जब बाबूजी आप वहाँ से आए तो उस समय आप अपने साथ क्या कुछ ले? बस कुछ भी नहीं, सिवाय थोड़े बहुत जेवर के अलावा कुछ भी नहीं लाए। अपना नाम और वो बोलो। मेरा नाम मदन लाल है नरूला, फादर का नाम मोहन लाल नरूला, दादाजी के नाम कन्हैया लाल नरूला।